हाय एवरीवन। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जो क्लास नहीं ले पाए हैं, उस सबको गुड इवनिंग। और अब मैं क्लास स्टार्ट कर दिया हूँ। देखिए, आज का जो क्लास है वो आपका थोड़ा सा छूट गया था, लेकिन क्लासेस आपको नहीं छोड़ना है। आपका क्लासेस मैं चाहता हूँ नहीं छूटे। इसके लिए जितना ज़्यादा हो सकता है मैं भी क्लासेस लूँगा आपका, ताकि कल दिन अगर फिर से कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि एक दो दिन क्लास छूट जाए, तो फिर आपको अफसोस ना हो और मुझे भी अफसोस ना हो। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रेगुलेशन नंबर 30। प्रीवियस क्लास में, अगर आई होप, हमको लगता है रेगुलेशन नंबर कितना तक हुआ होगा प्रीवियस क्लास में, एक बार चैट में बता दीजिएगा। आई थिंक प्रीवियस क्लास में रेगुलेशन नंबर 37 तक में भी हो गया हो। 37 रेगुलेशन नंबर तक हो गया होगा। एक मिनट में देख लेता हूँ बुक को। बुक के देख के मुझे आइडिया लग जाता है। एक मिनट देख लेता हूँ। जी बिल्कुल, 35 हो गया था, 36 भी हो गया था, 37 बाकी था। तो 36 37 को एक बार मैं फटाफट रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछा था कि 1 डिग्री का अगर माइंस है, अगर मान लीजिए कोई माइंस ऐसा है जो 1 डिग्री का माइंस है, तो आपको बताना था कि बताइए उसको वेल्डिंग करने के लिए किससे परमिशन लेगा। तो 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो, इस केस में मैनेजर से परमिशन लेना पड़ता था। और 3 डिग्री का केस में रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन लेना पड़ता था। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री का केस में मैनेजर से, और 3 डिग्री का केस में रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन लेना पड़ता था। ठीक है, जब कभी भी वेल्डिंग या फिर कटिंग वाला काम करना होता था। इसके बाद कुछ और भी रैंडम से क्वेश्चन है, फटाफट मैं आपको रिकैप करवा देता हूँ। इसके बाद मैंने बताया था इलिसिट डिस्टिलेशन का जांच कितना समय अंतराल पे करता है और कौन करता है। तो इलिसिट डिस्टिलेशन का जांच 30 दिन के अंतराल पे कोई भी कंपिटेंट पर्सन करता है, यानी सक्षम व्यक्ति करता है। अनयूज्ड वर्किंग या डिसयूज्ड वर्किंग में जाके जांच करता है कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी तो नहीं चल रहा है। देन आपको कुछ और भी क्वेश्चन करवाए थे। बोले थे कि माइंस का जो एंट्रेंस होता है, माइंस एंट्रेंस के कितने मीटर के अंदर में जो भी स्ट्रक्चर बनता है सभी के सभी फ्लेम प्रूफ मटेरियल के बने होते हैं। तो इसका आंसर था कि 10 मीटर। 10 मीटर के इंटरवल पे जितना भी मटेरियल बनता है सब फ्लेम प्रूफ एपरेटर से बने होते हैं, फ्लेम प्रूफ मटेरियल के बने होते हैं। देन एक क्वेश्चन था कि माइन इंस्टेंस के कितना मीटर के दायरे में कोई भी कार्बोनेशियस मैटर इकट्ठा नहीं किया जाएगा। कार्बोनेशियस मैटर हो, लकड़ी हो, जलाने के लिए कोयला हो, ये सब इकट्ठा नहीं किया जाएगा। तो वो था आपका 15 मीटर। 15 मीटर के दायरे में कार्बोनेशियस मैटर इकट्ठा करके नहीं रखा जाएगा। अगर करते हैं तो कितना देर का यूज़ के लिए, मात्र 24 घंटा का इस्तेमाल होने लायक कार्बोनेशियस मैटर को ही हम जमा करेंगे। ठीक है, इसके बाद और कुछ कुछ और भी एक आध क्वेश्चन था कि कितना मीटर के दायरा में आग नहीं लगा सकते हैं। तो उसका भी आंसर था 15 मीटर। माइंस इंट्रेंस के 15 मीटर के दायरे में हम आग नहीं लगा सकते हैं, बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं पी सकते हैं। ठीक है, बाकी आउट क्रॉप इन क्रॉप का आइडिया दिए थे। और 7 दिन में एक बार क्या करता है, कंपिटेंट पर्सन देखता है कि माइन इंट्रेंस के इतना इतना मीटर के अंदर में ये चीज़ है कि नहीं, जो अभी आपको समझा रहे थे। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में ही करा दिए थे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेगुलेशन नंबर 36 भी हो गया था, अवैध दारू चुलाने वाला उसी में था। 37, 37 में पैनल बना के काम होगा, कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था। ठीक है, इसमें भी दो चार क्वेश्चन था, चलिए उसको भी देख लेते हैं। रेगुलेशन नंबर 137 में क्या क्या क्वेश्चन था। रेगुलेशन नंबर 137 में पहला क्वेश्चन था कि 7 दिन में एक बार कोई भी कंपिटेंट पर्सन क्या करेगा, सीओ डिटेक्टर से गैस का जांच करेगा जहाँ पे जनरली काम हो रहा है। और 30 दिन में एक बार क्या करेगा, ग्राहम्स रेशियो निकालेगा। ठीक है, ग्राम्स रेशियो क्या होता है, सीओ फॉर्म्ड बाई O2 कंज्यूम्ड, ठीक है, या ऑब्जर्व्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राम्स रेशियो। इससे क्या पता चलता है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग का लक्षण पता चलता है कि क्या हो रहा है स्पॉन्टेनियस हीटिंग। ठीक है, देन बोला गया है कि हर बंदी के दिन में डिप्लरिंग डिस्ट्रिक्ट का निरीक्षण किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं आइडियल डे। आइडियल डे का मतलब होता है बंदी का दिन, है ना। ठीक है, बाकी बताए थे कि कोल्ड स्टॉक जहाँ पे रखते हैं वहाँ फायर रेजिस्टेंस या फायर सप्रेसेंट का प्रयोग करते हैं। सबसे बेस्ट तरीका होता है पानी का छिड़काव करना, है ना। तो ये सब चीज़ हम प्रीवियस क्लास में आपको बता चुके थे। अब हम लोग आते हैं रेगुलेशन नंबर 138। 138 क्या है, 138 रेगुलेशन है, अगर आग लग गया है तो उससे रिलेटेड हम क्या सावधानी लेंगे। ठीक है, आग लग गया है, प्रिकॉशन, आग लग जाने पे क्या सावधानी लेंगे, प्रिकॉशंस आफ्टर ए फायर हैज़ ब्रोकन आउट। ठीक है, तो क्या क्या सावधानी लेंगे। सबसे पहले बोला गया है आग का सिम्टम्स मिलने पर जरूरी आदमी को छोड़कर बाकी सबको बाहर निकाल देंगे। कभी भी अगर पता चलता है माइंस में कि आग लगने वाला है या आग का हमको लक्षण दिखाई देता है, तो उस जगह पे खाली जरूरी आदमी रहेगा। अब जरूरी आदमी कौन है, जो आग बुताने वाला है, वो तो जरूरी आदमी है ना।
अगर हम उसी को निकाल देंगे तो फिर तो आग और फैलता जाएगा। तो वो सब क्या है, वो सब मेरा ज़रूरी आदमी हो गया। जो पंप ऑपरेटर है, पंपिंग का सुविधा कर रहा है, असिस्टेंट मैनेजर है, मैनेजर साहब है, कंपिटेंट पर्सन है, कुछ मजदूर लगाए हैं काम करने के लिए, कुछ स्टॉपिंग बनाने के लिए, तो वो सब मेरा ज़रूरी आदमी आ जाएगा। तो कभी भी किसी भी माइंस में अगर लक्षण दिखता है कि आग लगने वाला है, तो ज़रूरी आदमी को छोड़ के बाकी सब आदमी को बाहर निकाल देते हैं, माइन से बाहर कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर उस आग को बुझाने का काम करता है। कभी भी अगर माइंस में आग लगता है तो मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर का थोड़ा सा हालत ख़राब होता है, क्योंकि मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर को उसके बाद कंट्रोल करना पड़ता है आग को। उसको कंट्रोल करने के लिए साथ में रहेगा, सामने में खड़ा रहेगा, इंस्ट्रक्शन देगा, बीच बीच में पूछते रहेगा क्या हुआ नहीं हुआ, आग बुता कि नहीं बुता। तो ये सब करता है, ठीक है। तो मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर जब तक डिक्लेयर नहीं करेगा कि जो माइंस का आग लगा हुआ था वो आग बुझ गया है, अब आराम से काम किया जा सकता है, अब आपको कोई खतरा नहीं है, तब तक माइंस का कोई भी आदमी अंदर नहीं घुसेगा। अब यहाँ पे मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर हम दो टर्म क्यों बता रहे हैं और रेगुलेशन में भी दो टर्म क्यों लिखा रहता है। आप सोचेंगे अगर मैनेजर है तो असिस्टेंट मैनेजर का क्या जरूरत है, और अगर असिस्टेंट मैनेजर है तो मैनेजर का क्या जरूरत है, समझते हैं। कोई भी माइंस का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो माइंस में जनरली एक मैनेजर होता है। एक से ज़्यादा मैनेजर हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। अगर माइंस इतना बड़ा है कि एक मैनेजर से हैंडल नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में आपका डीजीएमएस परमिशन देगा तो मैनेजर रखा जा सकता है। लेकिन जनरल माइंड का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक ठो मैनेजर होता है। इस मैनेजर को असिस्ट करने के लिए हर शिफ्ट में एक ठो असिस्टेंट मैनेजर होता है। हर शिफ्ट में एक असिस्टेंट मैनेजर रख दिया जाता है, ठीक है। क्या इससे ज़्यादा हो सकता है? असिस्टेंट मैनेजर हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन कितना है, ठीक है। माइंस का प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। हम बताए थे जब रेगुलेशन पढ़ा रहे थे असिस्टेंट मैनेजर वाला, ठीक है। 7,000 से कम पे ज़रूरत नहीं है, 7,000 से 10,000 के बीच में एक ठो, 10,000 से 15,000 के बीच में दो ठो, ऐसे कर करके हम आपको बताए थे, 15 से 20 में 3 ठो, ठीक है। ऐसे हम आपको समझाए थे। तो प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है अंडरग्राउंड में। ओपन कास्ट में क्या होता है, ओपन कास्ट में बोर्ड जो स्पष्ट करता है वही नियम लागू होता है। तो जनरली मैनेजर साहब होते हैं, उसके नीचे में हर शिफ्ट में कोशिश ये किया जाता है कि असिस्टेंट मैनेजर रहे, ठीक है। एक एक असिस्टेंट मैनेजर रहे। जनरली इसी को हम क्या करते हैं, शिफ्ट इंचार्ज बना देते हैं कि आप जो है शिफ्ट इंचार्ज, शिफ्ट को देखिए, आप मैनेजर का काम कीजिए हर शिफ्ट में, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैनेजर है, माइंस में आग लग गया, 24 घंटा तो बैठा नहीं रहेगा, इसको खाना खाना है, बाथरूम जाना है, नहाना धोना है, इसको भी सोना है, तो कैसे होगा सर काम। तो उस कंडीशन में एक वो असिस्टेंट मैनेजर को जिम्मेदारी दे दे के जाते रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो उसमें निश्चिंत हो जाएगा, बल्कि आग बुताने का मुख्य जिम्मेदारी उसी का होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद बोला गया है अप्रूव्ड ऑपरेटर से जांच होगा। जितना भी जांच हो रहा है आग से रिलेटेड, सीओ गैस का जांच हो, मीथेन गैस का जांच हो, फ्लेम सेफ्टी लैम्प से होगा। अगर आपका सीओ गैस का जांच है, सीओ डिटेक्टर से होगा। अगर आपका ऑक्सीजन नापना है तो ऑक्सीमीटर से कर सकते हैं आप जांच, ठीक है। या आपका मल्टी गैस डिटेक्टर से कर सकते हैं। अलग अलग गैसेस का परसेंटेज नापना है, मल्टी गैस डिटेक्टर से कर सकते हैं। क्योंकि आग लगा हुआ है ना, आग से बहुत सारा धुआं निकलता है। अगर आग का कोयला में पायराइट है ना, तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो बहुत सारा चट्टान पे भी डिपेंड करता है कि कौन कौन सा धुआं निकले। नाइट्रस फिल्म्स भी कुछ मात्रा में निकल सकता है, सीओ गैस तो निकलता ही है, CO2 तो निकलता ही है, वाटर वेपर निकलेगा ही, है ना। ये सब तो होता ही है, कॉमन चीज़, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारा गैसेस है जो उसके कंपोजिशन पे डिपेंड करता है, उसके पर्टिकुलर उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है, वो भी निकलता है। तो वो सब का जांच ऑपरेटर्स से होगा, अप्रूव्ड ऑपरेटर्स से। ऐसा नहीं कि सीओ गैस लीक का डिटेक्टर ले लिए, फ्लेम सेफ्टी लैम्प लिए और चल दिया, ऐसा नहीं। जितना भी ऑपरेटर्स होता है सारा का सारा लेके जाना पड़ता है जो आग से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसके बाद बोला गया है जब आग या हीटिंग से निपटना हो या सील करने का काम चल रहा हो तो पूरे समय एक कॉम्पिटेंट पर्सन मौजूद रहेगा। जब कभी भी आग से निपटने का काम हो रहा हो, मतलब आग को बुझाने का काम कर रहे हैं, पानी मार रहा है 4-5 आदमी लोग मिलके, तो एक कॉम्पिटेंट पर्सन मौजूद रहेगा। सील करने का काम हो रहा है तब भी मौजूद रहेगा। मतलब आग से कुछ भी काम हो रहा है तो एक कॉम्पिटेंट पर्सन वहाँ हमेशा हमेशा के लिए मौजूद रहेगा, जब तक काम हो रहा है तब तक। अंडरग्राउंड माइंस में सेल्फ रेस्क्यूअर लेके जाना पड़ता है, क्योंकि अगर कभी भी आग निकलता है तो सीओ गैस भारी मात्रा में बनता है, और सीओ गैस से बचने के लिए सेल्फ रेस्क्यूअर होता है। उसको तोड़िए, नाक में लगाइए, 2 घंटा जिंदा बच जाइए। तो ये होता है सेल्फ रेस्क्यूअर। तो सेल्फ रेस्क्यूअर लेके जाना है हर आदमी को, ऐसा नहीं कि नहीं ले जाना है। अगर पूछता है कभी कभी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री किस में हम सेल्फ रेस्क्यूअर लेके चलेंगे, तो 1 डिग्री में भी लेके जाएंगे, 2 डिग्री में भी लेके जाएंगे, 3 डिग्री में भी लेके जाएंगे। अगर अंडरग्राउंड माइंस है तो सेल्फ रेस्क्यूअर लेके जाएंगे। क्या हर दिन ले जाना है? जी बिल्कुल हर दिन ले जाना है। 8 घंटा आपको अपने साथ रखना है। अगर 8 घंटा की ड्यूटी है, मतलब माइंस में जब से जब तक है, आपको सेल्फ रेस्क्यूअर अपने साथ अपना छाती चिपका के रखना है, ठीक है। भारी हो जाएगा वो अलग बात है, लेकिन सेल्फ रेस्क्यूअर लेके जाना है। इसके बाद बोला गया है कि कम से कम 2 स्मोक हेलमेट रहेंगे। अगर आग बुझाने का काम हो रहा है
या आग से कुछ काम बुताने का, कंट्रोल करने का काम हो रहा है, तो उस जगह पे 2 गो स्मोक हेलमेट तो कम से कम होना चाहिए। स्मोक हेलमेट क्या होता है सर? अगर आग से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, अलग-अलग टाइप का गैस निकल रहा है, सीओ डिटेक्टर वाला जो सीओ गैस निकल रहा है, बहुत सारा गैस निकल रहा है, तो उस धुआं में इस हेलमेट को लगा के बचा जा सकता है, ठीक है? स्मोक हेलमेट लगा के बचा जा सकता है। स्मोक हेलमेट कैसा होता है? समझिए कि पीठ में जो टाँगने वाला बैग रहता है, जैसे बैग टाँगते हैं आप, और उसी बैग में कुछ भरा रहता है लिक्विड टाइप का, ऑक्सीजन टाइप का, उसी को आप लगाते हैं, स्मोक हेलमेट जैसा होता है जनरली, ठीक है? और ये आप नाक मुँह कवर कर लेता है। तो 2 गो कम से कम स्मोक हेलमेट रहेगा ही रहेगा माइंस में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पूछता है कभी कि बताइए स्मोक हेलमेट का अगर आग को काबू करने का काम चल रहा है अंडरग्राउंड माइंस में, तो स्मोक हेलमेट का संख्या कितना होना चाहिए? कम से कम 1, कम से कम 2, कम से कम 13, हर डिस्ट्रिक्ट पे 1 ठो, ऐसा लिख देता है। तो हर लड़का लोग टिक मार देता है, हर डिस्ट्रिक्ट पे 1 ठो, ऐसा नहीं है। उससे कोई मतलब नहीं, अंडरग्राउंड माइंस है, पूरा-पूरी 2 ठो कम से कम रहेगा, ठीक है? मैनेजर डिटेल में प्लान बताएगा कि कैसे-कैसे प्लान बनाना है ना? आग से कैसे लड़ना है, नॉक्सियस गैस से कैसे बचा जा सकता है, ठीक है? वो कौन बताएगा? वो बताएगा आपका मैनेजर साहब। मैनेजर साहब का ये ज़िम्मेदारी बनता है कि वो बताए कि कैसे-कैसे आग से लड़ाई करना है। बाकी इसमें आप देखेंगे तो कोई भी पॉइंट नहीं है, बस इसमें एक पॉइंट निकलता है स्मोक हेलमेट वाला, एक पॉइंट, और मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर ज़िम्मेदार होता है दूसरा पॉइंट। बाकी इसमें कोई ख़ास पॉइंट नहीं, बाकी सब का सब कॉन्सेप्ट है। आप पूरा-पूरी पढ़िएगा तो उसमें वही सब लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का डिफिशियंसी नापा जाएगा, सीओ गैस का डिफिशियंसी नापा जाएगा, सीओटी का डिफिशियंसी नापा जाएगा, और इसको नापने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे वो हमेशा अप्रूव्ड टाइप का प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। सीआई साहब जो अप्रूव्ड किया उसी को आप इस्तेमाल करेंगे, है ना? तो वही सब लिख के भर दिया है पूरा पूरी रेगुलेशन, और लास्ट में लिखा है कि एक विस्तृत स्कीम बनाएंगे, योजना बनाएंगे आग से लड़ने के लिए। तो उसको हम लोग इमरजेंसी रिस्पांस प्लान बोलते हैं, कि अगर माइंस में कभी अगर आग लग गया या लगने वाला है तो कैसे कैसे क्या क्या करना है, मेंटेन कैसे करना है, रोकना कैसे है, निपटना कैसे है, आग लग गया तो कैसे बचना है, ये सब आपका मैनेजर साहब बनाते हैं, ठीक है? ये सब क्या करते हैं? मैनेजर साहब बनाते हैं। जनरली क्या होता है, स्टैंडिंग ऑर्डर होता है कुछ, ठीक है? वो आगे बताते हैं अगला रेगुलेशन में। फिलहाल आपको ये जो पॉइंट है, ये सारे पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो बार-बार देखिएगा इसको, बार-बार रिकैप कर कर के आप आराम से समझ लेंगे। यूट्यूब में डालने का मकसद भी मेरा यही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए, 1 मिनट, अगला स्लाइड सेलेक्ट कर लेते हैं। इक्विपमेंट ऑफ फायर फाइटिंग, ये आपका रेगुलेशन नंबर 139 है। 139 में दिया हुआ इक्विपमेंट ऑफ फायर फायर फाइटिंग, मतलब कि आग से लड़ने का क्या क्या इक्विपमेंट है। तो आग से लड़ने का बहुत सारा इक्विपमेंट होता है। कैसे? कहीं पे अगर आग लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे? आप अगर गांव में रहते हैं, आपके घर में अगर आग लगा आसपास में, तो आपको फायर एक्सटिंग्विशर तो तुरंत मिलेगा नहीं। तो आप क्या करेंगे? आप या तो उसमें पानी मारेंगे बाल्टी बाल्टी करके, ठीक है? या आप क्या करेंगे, या आप उसमें बालू फेंकेंगे, बालू मतलब सैंड फेंकेंगे, है ना? उसमें सैंड फेंकेंगे, मिट्टी फेंकेंगे, ठीक। अगर आपके पास फायर ब्रिगेड वाला का नंबर है तो फायर ब्रिगेड वाला को बुला देंगे, वो फिर आगे काम करेगा। आप फायर एक्सटिंग्विशर अगर आपके आसपास में किसी के पास है तो मांग के लाएंगे, उससे स्प्रे करेंगे, ठीक। तो ये सब क्या है? ये सब इक्विपमेंट है। पानी, जी बिल्कुल, पानी भी इक्विपमेंट है, बालू बालू भी इक्विपमेंट है, मिट्टी मिट्टी भी इक्विपमेंट है। फायर एक्सटिंग्विशर का बात करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर भी इक्विपमेंट है। और अगर हम फायर वाला जो गाड़ी होता है, ठीक है, दमकल वाला जो गाड़ी होता है, उसका भी बात करेंगे तो वो भी आपका इक्विपमेंट में ही आएगा, ठीक है। तो क्या क्या इक्विपमेंट होता है आग से लड़ने के लिए माइंस में जनरली? तो सबसे पहले बोला गया है कि जितना भी स्टॉक है, ठीक है, उस सभी जगह पे जहाँ पे कोयला है, कार्बोनेशियस मैटर है, उस जगह पे हम आग को बुझाने का पर्याप्त व्यवस्था रखेंगे। देखिए, कोल स्टोव का सबसे बड़ा खतरा होता है स्पॉन्टेनियस हीटिंग, स्पॉन्टेनियस हीटिंग। दूसरा होता है मॉइस्चर, ठीक, समझिएगा। किसी माइंस में स्पॉन्टेनियस हीटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस माइंस का जो कोयला है, जो कोल स्टॉक में रखा गया है, वो कोयला जल्दी जल्दी जलेगा, राख हो जाएगा, सल्फर वगैरह उड़ जाएगा, बड़ा दिक्कत हो जाएगा उससे। कोयला जलने लगेगा तो कोयला जलेगा, दिक्कत है ना सर। कोयला आप माइंस में इतना मेहनत करके निकाले, वही कोयला जल जाए तो कैसा लगेगा आपको? मान के चलिए कि आप नया नया कपड़ा पहन के आए हैं, आप अपना नया नया कपड़ा रखें मस्त कि दुर्गा पूजा में पहनेंगे, पता चला कि वही कपड़ा चोरी हो गया, कैसा फील होगा आपको? बिल्कुल ऐसा ही फील होता है जब स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो जाता है कोल स्टॉक में, ठीक है। ये आपको फील नहीं होगा, ये असिस्टेंट मैनेजर साहब को फील होता है। असिस्टेंट मैनेजर साहब प्रोडक्शन को देखते हुए कोल स्टॉक बनाते हैं बड़ा ही मेहनत से,
और कोल्ड स्टॉक बनाने के बाद पता चलता है कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो गया, आग लग गया उसमें। तो मैनेजर, जो असिस्टेंट मैनेजर होता है, बड़ा ख़राब लगता है उनको। दूसरा जो दुश्मन होता है वो होता है मॉइस्चर। देखो हमारा एटमॉस्फेयर में भी मॉइस्चर है और कोयला में भी मॉइस्चर पाया जाता है। मॉइस्चर कंटेंट के बारे में आप पढ़े होंगे, समझिए वाटर का मात्रा होता है कुछ, ठीक है, लिक्विड का मात्रा होता है इसमें, उसको मॉइस्चर कहते हैं। अगर ये मॉइस्चर पूरा पूरी ख़त्म कर दें, हम गायब कर दें, उड़ा दें पूरा मॉइस्चर को, तब भी दिक्कत है सर। अगर पूरा पूरी मॉइस्चर को हम उड़ा देंगे तो जब इस कोयला को हम जलाएंगे तो बहुत ज़्यादा धुआं निकलेगा इसमें से, ठीक है, तो ये भी दिक्कत है। अगर इस मॉइस्चर में हम थोड़ा सा और मॉइस्चर डाल दें, पानी डाल दें, पानी का छिड़काव कर दें स्पॉन्टेनियस हीटिंग को बुताने के लिए, तब भी दिक्कत है। क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट अगर बढ़ जाता है तो कोयला का क्वालिटी घट जाता है, ठीक है, कोयला का क्या घट जाता है, क्वालिटी घट जाता है। तो अब यहाँ भी समस्या है। अब पानी भी छीटिएगा तो भैया दिक्कत, फिर आपको इवापोरेशन कराना पड़ेगा। बरसात का टाइम में यही लिए दिक्कत होता है। आप ज़्यादातर कुछ पढ़े होंगे अखबार उखबार में कि बरसात का टाइम में कोयला का शॉर्टेज हो गया था। प्रहलाद जोशी जो कोयला मंत्री है वो इधर उधर दौड़ रहे थे कि भारत में कोयला का कमी हो गया ऐसे वैसे। तो वो मैटर नहीं है, मैटर बहुत सारा है यार। हम लोग को लगता है कि कोयला का स्टॉक नहीं रखा है, अरे रखा है स्टॉक सर, रखा है, लेकिन कंपनी बोलता है हम ये वाला नहीं लेंगे, खराब काहे लेंगे, हमको अच्छा वाला दो। अगर आपका चावल कोई दुकान में जाते खरीदने हैं, कीड़ा लगा हुआ चावल देगा, आप खरीदिएगा, नहीं खरीदिएगा। तो कोयला वाला भी बोलता है, जो कंपनी है, जो कंज्यूमर है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी पकड़ लेते हैं हम, झारखंड विद्युत निगम लिमिटेड, ठीक है। तो मान लीजिए झारखंड विद्युत निगम लिमिटेड को कोयला की जरूरत है, वो कोयला खरीदने के लिए बीसीसीएल को बोला कि हमको कोयला दो, अब बीसीसीएल उसको कोयला दिया मॉइस्चर वाला। तो जेबीएनएल बोलेगा ना ना ना, ये कोयला नहीं चलेगा, इसका हम इतना पैसा देंगे, कम देंगे, ऐसे है वैसे है। तो बिल्कुल यही होता है दिक्कत। तो कोयला स्टॉक में हमको कोल को स्पॉन्टेनियस हीटिंग से भी बचाना है और मॉइस्चर बहुत ज़्यादा ना हो इसका भी ध्यान रखना है, इसीलिए पसार के रखा जाता है। कोल स्टॉक वाला बढ़ाएंगे, बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। चलिए, तो कोल स्टॉक है, उसमें वाटर को प्रेशर में रखा जाता है, सुविधा रखा जाएगा ताकि अ, बुत जाए, इसीलिए पतला पाइप से बहुत छोटा छोटा छेद रहता है, उसमें से हल्का हल्का पानी निकलते रहता है, फुहारा टाइप का। बहुत ज़्यादा निकलेगा तो कोयला धुल जाएगा, तो दिक्कत। तो आपको आग बुझाने का व्यवस्था रखना पड़ता है कोल्ड स्टॉक में, फायर एक्सटिंग्विशर रखना पड़ता है, फायर स्टेशन रखना पड़ता है, अंडरग्राउंड पार्ट में, सरफेस में, जहाँ जहाँ भी कोयला रखे हैं, हर जगह फायर स्टेशन, फायर एक्सटिंग्विशर, कोल्ड स्टॉक में भी वाटर प्रेशर पे, ठीक। दूसरा है ओपन कास्ट वर्किंग में, अगर एचईएमएम चल रहा है, एचईएमएम में डोजर, डंपर, पेलोडर सब आ जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं खाली डंपर है तब हम, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। बहुत कोई कहते हैं कि अगर 35 टन से ऊपर कैपेसिटी का डंपर है तब ही हम लोग खाली लगाते हैं, ऐसा नहीं है, समझिएगा मेरी बात को। एचईएमएम जितना भी है, पेलोडर है, ठीक है, डंपर है, ठीक है, जितना भी एचईएमएम है, सभी एचईएमएम में ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन डिवाइस या सप्रेशन सिस्टम लगा होता है। AFDSS सभी के सभी एचईएमएम में लगा होता है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है डंपर वाला और 4 ऑप्शन दे देता है अलग अलग टन का, तो वो तो अलग क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर एचईएमएम का ऑप्शन दिखता है तो आपको इस पर कूद जाना है, ठीक है। जितना भी एचईएमएम है सब में AFDSS रहता है, मतलब ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। ये क्या होता है भैया, मान लीजिए ऐसा है कि वो डंपर ऑपरेटर है, गाड़ी चला रहा है, अचानक से वो मिरर में देखता है कि जो मेरा गाड़ी है, डंपर है, डंपर का डाला में आग लग गया है। तो वो क्या करेगा, दरवाज़ा खोलेगा डंपर का, कूद जाएगा उससे। उसको आग बुझाने का कोई ज़रूरत नहीं है यार, गाड़ी रोकेगा, रोक के भाग जाएगा कूद के बचाव बचाव करते हुए। तो डंपर तो जल जाना चाहिए, नहीं जलेगा। अगर ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम लगा हुआ है तो नहीं जलेगा। जैसे आग देखेगा ना डंपर में, वो सिस्टम सेंसर, तो जिस जगह पे आग रहेगा पहले तो हमको बता देगा इंडिकेशन कि यहाँ पे आग लग गया है। उसके बाद उस जगह पे स्प्रे हो जाएगा ऑटोमेटिकली और वो आग बुझ जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया है तो फिर मुश्किल है ना। कभी अगर सेंसर में खराबी है या ऐसा कुछ होता है, अगर ये डिसेस काम नहीं कर रहा है, तो वो सब कंडीशन में होता है। एक क्वेश्चन यहाँ आता है कि 35 टन से ज़्यादा का डंपर में ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम लगा होता है, ध्यान रखिएगा। 35 टन कैपेसिटी से अबव डंपर में ये लगा होता है। 35 टन से नीचे वाला डंपर में ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम नहीं लगा रहता है, बल्कि सेमी ऑटोमेटिक रहता है। 35 टन से ऊपर कैपेसिटी का डंपर में ऑटोमेटिक वाला और उससे कम वाला में सेमी ऑटोमेटिक। अब सेमी ऑटोमेटिक क्या होता है इसको भी समझिए। मान लीजिए वो डंपर चला रहा है, डंपर ऑपरेटर अचानक से पीछे देखता है कि मेरा गाड़ी में आग लग गया है, तो वो गाड़ी रोक के दौड़ के भाग जाएगा, तो गाड़ी जल के राख हो जाएगा। अब उसको क्या करना पड़ेगा, जैसे उसको पता चला कि आग लग गया है, तो उसमें कुछ स्विच और लीवर होते हैं, तो वो स्विच और लीवर दनादन दनादन खींचेगा, है ना, अलग अलग पोर्शन का अलग अलग जगह पे लीवर स्विच होता है, उसको खींच देगा और उसके बाद वो गाड़ी छोड़ के भागेगा। तो वो सेमी ऑटोमेटिक हो गया, इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ा आदमी को, ठीक है। तो सेमी ऑटोमेटिक इनफ है 35 टन से कम कैपेसिटी में, और 35 टन से ऊपर है तो AFDSS होना ही चाहिए, ठीक। चलिए,
अगला पॉइंट बोला गया है तेल बिजली का आग के लिए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर या पानी यूज नहीं किया जाएगा। CO2 वाटर टाइप बोलिए या डायरेक्ट पानी बोलिए, दोनों का यहाँ पे सारांश एक ही निकल रहा है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कहाँ नहीं होगा, तेल वाला में बिजली वाला में, ये लिखा हुआ है। अगला बिजली वाला में फिर लिखा हुआ है कि फॉर्म वाला भी यूज नहीं होगा। तो इसको समझिए ऐसा अगर इलेक्ट्रिसिटी वाला आग है तो बताइएगा इसमें से क्या यूज करेंगे। पहला ऑप्शन है फॉर्म टाइप, बताइएगा चैट में, कमेंट में बताइएगा, हम देखेंगे, ठीक ना। पहला हो गया फॉर्म टाइप, दूसरा हो गया CO2 वाटर टाइप, तीसरा हो गया सोडा एसिड टाइप, और चौथा हो गया CO2 गैस टाइप। तो आपको बताना है ABCD 1 2 3 4 इलेक्ट्रिसिटी वाला में किसको इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, किसको यूज करेंगे आपको बताना है। कमेंट में बताना है कि इलेक्ट्रिसिटी वाला में किसको यूज करेंगे, फॉर्म टाइप को यूज करेंगे, वाटर टाइप को यूज करेंगे, सोडा एसिड टाइप को यूज करेंगे, या CO2 गैस टाइप का यूज करेंगे। तो आप अब यहाँ पे पढ़िएगा, तो आगे आप पढ़ेंगे कि फॉर्म टाइप झाग वाला इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, क्योंकि झाग वाला भी एक तरह से लिक्विड ही होता है। आप अगर घर में सरफ देते हैं तो बाल्टी में पानी डालने के बाद सरफ डालते हैं, उसके बाद हाथ से पूरा हिलाते हैं। तो आप ऐसा नहीं कि झाग को छू के रखिएगा और उसमें करंट पास कीजिएगा तो बच जाएगा ना, पटक के मारेगा, ठीक है। और सरफ वाला में तो ज़्यादा जोर से पटकेगा। तो फॉर्म टाइप भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्यों? फॉर्म टाइप इस्तेमाल कीजिएगा तो झटका लग सकता है। वाटर टाइप तो एकदम नहीं करना है, वाटर टाइप में तो बहुत दूर पटक के मारेगा। तो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल भी आप नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाला आग में, ये तो जान ले लेगा। और तीसरा है सोडा एसिड टाइप, सोडा एसिड टाइप में भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये तीनों का तीनों इस्तेमाल नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी में। और CO2 गैस वाला आपको इस्तेमाल करना है, ये तो भैया एवरग्रीन है। CO2 गैस वाला बोलिए, है ना, ये इसके बाद ड्राई पाउडर बोलिए और BFC बोलिए, ये तीनों क्या है, ये लाख दुखों की एक दुआ है, क्यों ना आजमाए काहे घबराए। तो यही जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये ऑलराउंडर है। CO2 गैस है, आंख बंद करके कहीं भी उछल दीजिए, पानी हो, आग हो, दरिया हो, समंदर हो, कहीं भी डालिए, कोई दिक्कत नहीं। ड्राई पाउडर है, कहीं भी फेंक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। BFC है, कहीं भी कोई भी टाइप का आग है, ABCD किसी भी है, आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इक्विपमेंट फॉर फायर फाइटिंग में आप समझ गए होंगे इतना लेक्चर देने के बाद कि कहना क्या चाह रहे हैं। बिजली का आग जो होता है उसमें फॉर्म टाइप का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है, वो हम आपको बता दिए। तेल वाला आग में फॉर्म टाइप का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो बाकी तेल और बिजली वाला में सोडा एसिड और पानी का यूज़ नहीं होता है, इसको पढ़िएगा ध्यान से, है ना। एक कॉम्पिटेंट पर्सन महीने में कम से कम एक बार जितना भी फायर फाइटिंग एपरेटस है सबका जांच करेगा और खाता भरेगा, ठीक है। कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन, मान लीजिए असिस्टेंट मैनेजर कोई माइनिंग सरदार को ड्यूटी सौंप दिया कि अरे तुम महीना में एक बार ये सबका जांच करेगा और देखेगा कि सब सही है कि नहीं। तो जितना भी जगह फायर एक्सटिंग्विशर है सबका जांच करेगा और बताएगा, मैनेजर को रिपोर्ट देगा कि वो सब सही है कि नहीं है। अब आते हैं रेगुलेशन नंबर 140 के ऊपर में। देखिए पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन आपको फिर भी इसको देखना है, ऐसा नहीं कि इग्नोर मार दीजिएगा। 140 है ऑर्गेनाइजेशन फॉर फायर फाइटिंग, यानी फायर फाइटिंग के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा ऐसा संस्थान है जो लड़ता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संस्थान नहीं होता है बल्कि व्यवस्था होता है, यानी सिस्टम होता है। यानी फायर फाइटिंग का क्या क्या सिस्टम है, पहले से हम क्या उपाय करेंगे, ऐसा ऐसा क्या हम बना के रखें कि हमको जरूरत ना पड़े। तो देखिए बहुत सारा चीज़ है, समझते हैं। एजेंट ओनर मैनेजर सरफेस पर और अंडरग्राउंड माइंस के इनटेक रास्ते में फायर स्टेशन बनाएगा। कौन सा रास्ता में? इनटेक रास्ते में। रिटर्न रास्ता में नहीं बनाया जा सकता है क्या? नहीं बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि रिटर्न रास्ते में गर्म गैस का मात्रा ज़्यादा होता है, ठीक है। जब उड़ के आता है गर्म गैस, और गर्म गैस ही नहीं बल्कि बहुत सारा कोल्ड डस्ट होता है। गर्म गैस का मात्रा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 0.75 कम परसेंट ही रहता है इनटेक और बाकी जगह से, लेकिन इसमें डस्ट का मात्रा ज़्यादा होता है, कोल्ड डस्ट का। अगर फायर स्टेशन इस जगह पे पाया तो दिक्कत हो जाएगा ना, अगर फायर स्टेशन में आग लग गया तो ये कौन जाएगा बुताने के लिए। तो यही बात है। तो इसीलिए कभी भी फायर स्टेशन जो है वो रिटर्न रास्ते में नहीं होता है बल्कि इनटेक रास्ता में होता है। एजेंट ऑनर मैनेजर का जिम्मेदारी होता है कि ये सब देखे। फायर एक्सटिंग्विशर हो, वाटर मेन हो, वाटर मेन आपका हो गया, उसका नल है, पंपिंग स्टेशन है, ठीक है। ये सब जितना भी चीज़ है, एक एक चीज़ को समझाते। फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर के बारे में आप समझ गए। फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, अग्निशामक यंत्र इसको हम लोग कहते हैं। इसके बाद वाटर मीन्स लिखा है, वाटर मीन्स का मतलब होता है पानी का मुख्य लाइन, पानी सप्लाई जिधर जैसे गया है उसको हम लोग पानी का मुख्य लाइन कहेंगे। नल है, जहाँ जहाँ नलका है, टूटी है, वो भी एक फायर फाइटिंग है। हल्का फुल्का आग लगा, नल से 2 4 मग्गा पानी डाल दीजिए, बुझ जाएगा।
पंपिंग स्टेशन है जहाँ से पानी निकालना छोड़ना मेन सम्प वगैरह होता है, वो सब सब पंपिंग स्टेशन में आता है। स्केप रूट है, मतलब आदमी जहाँ से दौड़ के भागेगा वो सब स्केप रूट है। इसके साथ साथ आगे बुझाने वाला रिलेटेड सब जानकारी फायर फाइटिंग प्लान में बताएगा। मतलब एक फायर फाइटिंग प्लान बनाया जाएगा, उस फायर फाइटिंग प्लान में बताया जाएगा कि फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पे रखा हुआ है, कौन सा टाइप का रखा हुआ है, वाटर मेन यानी पानी का लाइन किधर किधर से पार हुआ है, नल कहाँ पे है, पंपिंग स्टेशन कहाँ है, स्केप रूट कहाँ है, ये सब चीज़ दिखाया जाएगा फायर फाइटिंग प्लान में। और उसको अपडेट रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा, अपडेट रखा जाएगा। वर्कर को टाइम टू टाइम बताया जाएगा कि देखो फायर एक्सटिंग्विशर ये वाला ऐसा है, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, ई टाइप, सब आग के बारे में पढ़ाएगा, बीच बीच में ट्रेनिंग देगा। और उसके बाद सब फायर एक्सटिंग्विशर को दिखाएगा, उसको यूज़ करने बताएगा, है ना। एक दो आप वीडियो यूट्यूब में भी देखे होंगे, है ना, सिलेंडर पे आग लगा के दिखाएगा, देखो सिलेंडर पे आग लग गया, देखो कैसे बुझाएंगे, देखो कपड़ा भिंगाएं और देखो उसको लपेट दिया, आग बुझ गया। तो ये सब कुछ ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है वर्कर को, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि वर्कर अच्छे से समझा। लेबर आदमी उसको क्या बुझा रहा है, ए टाइप है, बी टाइप है, सी टाइप। लेबर आदमी खाली इतना बुझ रहा है कि तेल है तो तेल में पानी नहीं डालेंगे, बिजली है बिजली में पानी वाला कुछ चीज़ नहीं डालेंगे। तो सिंपल भाषा में उसको समझाया जाता है, ठीक है। तो 140 रेगुलेशन नंबर तक आज किए हैं, बाकी आगे हम लोग कल करते हैं अगले क्लास में। आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटा है, आप अच्छे से इसको एक बार और देखिएगा अगर आपको जल्दी लग रहा होगा तो, ठीक है, क्योंकि आपका हम क्लास नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। अगर क्लास छूटता है तो मुझे आपसे ज़्यादा अफसोस होता है। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय हिंद।